हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो इस वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस। थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर देयर। वन इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड सोशल एंड थर्ड इज पर्सनल। इसको हम मिलाकर कहते हैं दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, राइट। सो आज इसी टॉपिक को करने के लिए द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस, इसे करने के लिए आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। इससे पहले जो हमने अपने वीडियोस किए थे उसमें हमने बिजनेस का मीनिंग और उसके फीचर्स कर दिए थे। अब हम बात कर रहे हैं इसमें दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, और साथ में ऑब्जेक्टिव्स, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आजकल nowadays business cannot have a single objective. Single objective means earlier the business was done only with one objective, and that was earning profit. That was the single objective. But now this single objective cannot be there with the business. Now every business is having three objectives. One is the economic वही हम जिसे कहते हैं कि earning objective. Second objective is social, that is related with the society as the name is telling. Third is human, individual or personal objectives, and these objectives are related with employees. Social is related with society, right? So nowadays, if a organization, if a business is having a single objective, in that case, he will not be able to stay in market. Because if he is only earning profit, then the customers, then the society will never like that business. So now to stay in the market for longer period of time, he has to deal with the multiple objectives. It has to earn profits, it has to serve the society, it has to take care about the interest of society, and it has to take care of the employees. What are the objectives of employees? What is their interest? That has to be considered also. So these three things have to be considered. First of all, now I am going to take the economic objectives or social objectives. इसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज वन एंड द सेम थिंग. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या? मेन एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस क्यों आइडेंटिटी में आई? वो क्योंकि उसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं. मींस कि उसके इकोनॉमिक मींस उसे मनी से रिलेटेड उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. मनी से रिलेटेड उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? फर्स्ट वन इज द सर्वाइवल. Means it has to survive in the market. When the company, when the business is able to survive in the market, when they are able to cover the cost. Cost क्या होता है? Cost means ऐसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने प्रोडक्शन की, उस प्रोडक्शन में पर यूनिट जो उसने प्रोड्यूस किया उसकी कॉस्ट पर यूनिट थी 7 रुपीज, राइट. अगर ये कॉस्ट भी वो कवर कर ले तो वो सरवाइव कर लेगा. लेकिन अगर वो जो उसका सेल्स प्राइस आ रहा है ड्यू टू एनी रीजन, अगर वो सेल्स प्राइस 5 रुपीज आ गया तो इसका मतलब उसे लॉस हो गया. इन दैट केस ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. लेकिन अगर यही उसका सेल प्राइस 10 रुपीज हो गया तो इसका मतलब 3 रुपीज उसका प्रॉफिट है. ही विल बी एबल टू सर्वाइव. लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं कि जहां पर ना हमें लॉस होगा और ना प्रॉफिट होगा. वहां पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर सेल है हमारी 7 रुपीज की ही आ रही है किसी भी तरह से ड्यू टू एनी रीजन, कॉम्पिटिटर्स प्राइस, डिमांड इन द मार्केट, तो उसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं दैट नाउ ही इज एबल टू कवर द कॉस्ट. मतलब ही इज नीदर इन द प्रॉफिट नोर ही इज सफरिंग विद द लॉस. ही इज कवरिंग द कॉस्ट इटसेल्फ.
in that case also he can survive in the market for a short period of time, because in that case he is expecting that in future I will be able to earn some profit, because at this moment I am at least covering the cost, so in future he will be able to grow, right? So यहाँ पे अगर सर्वाइवल हो जाए, कॉस्ट ही कवर हो जाए उसकी, तो वो सर्वाइव कर जाएगा, ठीक? So that is the first objective of organization of a business, that it has to survive, and survival is possible by covering the cost. Second हमारा होता है प्रॉफिट. प्रॉफिट हमें क्यों चाहिए? प्रॉफिट हमें सर्वाइव करने के लिए भी चाहिए, प्रॉफिट हमें ग्रो करने के लिए भी चाहिए. सो प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव एंड ग्रो. मोर ओवर, जब हम सेकंड अपनी स्टेटमेंट करते हैं, प्रॉफिट इज रिवार्ड for bearing the risk, right? So that is the profit. A businessman is bearing a lot of risk. किस चीज का रिस्क है उसका? रिस्क है उसका बेटा, रिस्क इज कॉम्पिटिटर्स, रिस्क इज डिमांड चेंज हो जाए, रिस्क इज पॉलिसीज चेंज हो जाए गवर्नमेंट की, राइट? तो ये सारे रिस्क हैं. And due to all these risks, if something at the end comes to him, that is known as the profit. So profit is known as a reward for bearing the risk, and this profit is used or is required to survive and to grow. Now हमारा next point इसमें आता है growth and expansion. What is the meaning of growth? ग्रोथ का सिंपल सा मीनिंग है बेटा, if employees are increasing, if customers are increasing, branches increase हो जाएं, right? Production increase हो रही हो, it means there is a expansion, it means there is growth, right? So the growth and expansion is measured by if the employees are increasing, customers increasing, branches increasing, or the production is increasing, right? So this is the economic objective of the organization. So these three are the economic organization. One is to survive in the market, second to earn the profit, and the third is to grow with the time, because no one wants to be stagnant, everyone wants growth. So these three are the objectives, economic objectives of the organization. अब इसके बाद जो हम करेंगे, that will be the social objectives and human objectives. Now come to the social objectives. Social objective बहुत सिंपल से, आप यहाँ पर सिर्फ ये सोचो कि हम क्या चाहते हैं कि हमारा बिजनेसमैन कैसा हो, right? So that will be the objectives towards the society. What we want from a businessman? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चाहते हैं कि वो जो भी चीज हमें दे वो क्वालिटी की दे, राइट? और वो जो क्वालिटी पे भी दे तो रिजनेबल प्राइस पे दे, राइट? सो हम पहला पॉइंट ले रहे हैं कि क्वालिटी का. नाउ क्वालिटी हैज डिफरेंट मीनिंग्स फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल, फॉर ईटेबल्स we need only purity, right? For the electric goods we need safety, right? For the long lasting goods we need durability. For example, fridge, refrigerator जिसे आप कहते हो, I am writing fridge here only, right? Scooter, television. So these during such type of goods we need durability also, ठीक? और सेफ्टी हमें चाहिए. इलेक्ट्रिक गुड्स में आप प्रेशर कुकर ले लीजिए, सेफ्टी इज रिक्वायर्ड, राइट? और हमारे जितने भी ईटेबल्स हैं उनमें हमें प्योरिटी चाहिए. सो द क्वालिटी is measured in the different manners in the different type of products. For the eatable it will be measured by the means of purity. For the electric goods or some other types of goods, for example pressure cooker, it is known as safety. And for the other goods which are having long life, and what is expected by the customers in those products, that is the durability, right? तो ये क्वालिटी की सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर एवरी बिजनेसमैन. सेकंड इज
इसके साथ ही आप ऐड कर लो क्वालिटी और साथ साथ रीजनेबल प्राइस. प्राइस शुड बी रीजनेबल, राइट? इट शुड नॉट बी हायर प्राइसेस. दूसरा हमारा पॉइंट है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है बेटा? वो काम जो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं है अगर वो करें. होल्डिंग का मतलब होता है जमा करना किसी सामान को. इसलिए हम होल्डिंग करते जाएं कि आने वाले टाइम में उसकी डिमांड बढ़ेगी तो आज हम उसको जमा कर लें और कल ज्यादा पैसे पे बेचेंगे. दैट इज नोन एज होल्डिंग. जनरली हमने देखा है कि ईटेबल्स की होल्डिंग बहुत हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल कल डिमांड बढ़ेगी अनियन की, आज क्या करेंगे तो वो जितने भी उसके डीलर्स हैं वो अनियन को, क्योंकि वो खराब होने का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, तो वो प्याज का क्या कर लेते हैं, होल्डिंग कर लेते हैं. सो दैट अगर आज 20 रुपीज की है और फ्यूचर में प्राइस आने वाला है 40 रुपीज, डेफिनेटली दे विल बी बेनिफिटेड. सो द होल्डिंग विल बी डन. इसी तरह से किसी भी चीज की होल्डिंग हो सकती है. ब्लैक मार्केटिंग, राइट? आप मार्केट में उसे अनअवेलेबल दिखाओ और बाद में जाके ज्यादा प्राइस पे बेचो, ब्लैक मार्केटिंग. ओवर प्राइसिंग, जरूरत से ज्यादा उसके प्राइस चार्ज करना, जिसको हमने यहाँ पे अनरीजनेबल प्राइसेस भी लिख दिया था. एडल्ट्रेशन, राइट? एडल्ट्रेशन क्या होता है? मिलावट कर देना. फॉर एग्जाम्पल टेबल्स में किसी ने दाल में स्टोन्स मिला दिए, दैट इज द एडल्ट्रेशन. फॉल्स एडवर्टीजमेंट, एग्जरेटिंग द क्वालिटीज, बढ़ा चढ़ाकर क्वालिटी को जब हम बताते हैं किसी भी उसमें एडवर्टीजमेंट में, right? That type of advertisement should not be given by the businessman. So all these are the unfair trade practices. और ये जितनी भी हमारी unfair trade practices हैं ये illegal हैं, right? तो इतना हमारे ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, दैट इज द अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जिसमें होल्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ओवर प्राइसिंग, एडल्ट्रेशन और फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं बेटा. एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या चीज है? मीन्स गिविंग एम्प्लॉयमेंट, मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज. मोर अपॉर्चुनिटीज टू गिव शुड बी गिवन टू द society. So because if there is more employment to the society, then definitely their standard of living will go up. They will have some income, right? So they will live happily. So that is the responsibility of the businessman, that it should try to give more and more opportunities to the society. It should generate more and more employment opportunities for the society. And when the opportunities are going to be generated of the employment, at that time it has to be considered that special reservation should be given to some special type of people. ठीक है? जब हम इन अपॉर्चुनिटीज को जनरेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट हम देने जा रहे हैं, तो साथ में ये ध्यान जरूर रखना है कि उसके अंदर उन लोगों के लिए रिजर्वेशन कर दो जो कुछ स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सम हैंडीकैप पीपल आर देयर, पुअर पीपल आर देयर, सो द एम्प्लॉयमेंट शुड बी गिवन टू देम ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल. फॉर एग्जाम्पल किसी घर में 4 लोग वर्किंग है और किसी में एक भी नहीं है, so this has to be considered. Either the people are having jobs already in their homes or not. People is handicapped, he needs some special help at that time, and if the employment will be given, definitely he will be benefited. So special reservation, special categories has to be considered while giving the employment opportunities, right? और उसके साथ एक और चीज हम इसमें ऐड करते हैं, that is the training. जब हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, एक बार हमने उनको काम दे दिया, उसके साथ साथ ये नहीं कि उनकी ग्रोथ को रोक दिया जाए, उनके लिए हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी अरेंज कर देना चाहिए, सो दैट देयर नॉलेज शुड बी अपडेटेड, दे शुड बी मोर बेनिफिटेड फॉर द सोसाइटी. क्योंकि अगर हमने उन्हें और स्किल दे दी, डेफिनेटली उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी. जब एफिशिएंसी बढ़ेगी, दे विल बी एबल टू अर्न मोर. तो ये भी एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा तो स्पेशल रिजर्वेशंस का ख्याल रखे और उसके साथ साथ उनको ट्रेन भी करता रहे ताकि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती रहे. नेक्स्ट इज सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज. एक ही चीज है बेटा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सोशल सर्विस और यू आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी सर्विस, वन एंड द सेम थिंग. इसमें क्या सिंपल सी चीज है, इफ द गवर्नमेंट इज रनिंग एनी प्रोजेक्ट, राइट, they are trying to help some type of people, तो उसमें उनकी गवर्नमेंट की हेल्प कर दीजिए. सम एनजीओज आर देयर. एनजीओज क्या होती है? नॉन गवर्नमेंट. यहाँ पे तो हमने बात की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, विच आर मेड स्पेशली
टू हेल्प द पीपल, तो उनकी भी हमें हेल्प कर देनी चाहिए। कैसे हेल्प कर सकते हैं? आइदर वी आर स्पेयरिंग सम पीपल फॉर देम और वी आर गिविंग सम टाइप ऑफ डोनेशंस टू देम, सो एट दैट टाइम दे कैन बी हेल्प्ड। अवॉइडेंस ऑफ द पोल्यूशन, तो इस पॉइंट्स में जब हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स का मीनिंग यहाँ पे ये होता है दैट दिस प्रोडक्ट शुड नॉट बी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। एंड टेक्निक्स मीन्स प्रोडक्शन की जो टेक्निक्स है, द टेक्निक्स ऑफ production, right? They all should, products as well as these techniques, they should be environmental friendly. It should not be harmful for the environment. And now the next point related with this is disposal of waste. वेस्ट कई तरह की होती है एक बिजनेस में, एक फैक्ट्री में। स्मोक है, केमिकल्स हैं, राइट, रॉ मटेरियल्स जो है जिसे उन्हें डंप करना है, जो वेस्टेज बची हुई है, सो दिस हैज टू बी ट्रीटेड बिफोर डंपिंग इन द एनवायरमेंट। इस तरह से उसको ट्रीट कर दीजिए ताकि उसके बाद जब हम उसे एनवायरमेंट में डंप कर रहे हैं तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम से कम हो, वो रिड्यूस कर दिया जाए या नील कर दिया जाए, राइट। तो ये हो गया हमारा अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, मतलब एक तो हमने वेस्ट को प्रॉपरली ट्रीट करना है बिफोर डंपिंग इन द एनवायरमेंट, और जो टेक्निक्स है हमारी प्रोडक्शन की वो भी हमारी एनवायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए, और जो प्रोडक्ट्स हैं दैट शुड आल्सो बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली। इसमें बेटा एक चीज और थी, जब हम बात कर रहे थे सोशल और कम्युनिटी सर्विसेज में, हमने बात की कि गवर्नमेंट का अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें हेल्पफुल हो जाना चाहिए, और साथ ही अगर नॉन गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी बिजनेसमैन हेल्पफुल हो सकता है। और वो हेल्पफुल कैसे हो सकता है? जैसे उसको कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए, हमने कहा था ना कि पर्सन्स चाहिए, पर्सन्स में क्या है, वो टेक्निकल हेल्प चाहिए कोई, तो ठीक है उसको कुछ थोड़ी सी टेक्निकल हेल्प दे दो, गाइडेंस दे दो किसी चीज में चाहिए तो, ठीक है। उसके साथ साथ डोनेशंस, ये है हमारी मॉनेटरी हेल्प, राइट। इस मॉनेटरी हेल्प के साथ क्या होगा, इफ ऑल दीज एक्टिविटीज आर देयर, it is done by the businessman, then ultimately the reputation of the company will go up. Reputation बढ़ती है, goodwill बढ़ती है मार्केट में, the employees as well as the customers, they rely on that company because they know that this particular businessman is concerned about the society, so they rely on such बिजनेसमैन, और अल्टीमेटली उसके शेयर्स का प्राइस भी अपने आप बढ़ने लगते हैं ऐसी कंपनीज के, ठीक है। उनकी रेपुटेशन बढ़ती है, डेफिनेटली रेपुटेशन बढ़ने से अभी आप शेयर्स नहीं जान पाओगे कि शेयर्स क्या होते हैं। सो उनकी जब रेपुटेशन बढ़ेगी तो रेपुटेशन बढ़ने से एक लॉयल्टी ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाती है, और उससे क्या होता है, सेल्स में इंक्रीज हो जाता है बेटा, ठीक। तो ये हमारे सारे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ओके। इसके बाद जो हमारे आते हैं वो हैं हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज से रिलेटेड है। इसमें जो कुछ भी हम करेंगे वो हम एम्प्लॉयज के लिए करेंगे। एम्प्लॉयज के लिए सबसे पहला हमारा क्या होता है, गुड वर्किंग कंडीशंस। गुड वर्किंग कंडीशंस में हम क्या चीज लेते हैं, हम कहते हैं सेकेंडली कि हेल्दी वर्किंग कंडीशंस उनकी होनी चाहिए, राइट। उसके बाद है कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्टरी सैलरी। कॉम्पिटिटिव का क्या मीनिंग है? कॉम्पिटिटिव मीन्स व्हाट आर कॉम्पिटिटर्स आर गिविंग टू द पर्सन हु इज वर्किंग एट द सेम लेवल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ भी एक मैनेजर काम कर रहा है, ठीक है। हमारी कंपनी है ए कंपनी और कॉम्पिटिटर्स की है बी कंपनी। हम अपने मैनेजर को दे रहे हैं 20,000 रुपीज और वहां पे वो दे रहे हैं 25,000 रुपीज, तो कहते हैं कि कॉम्पिटेटिव होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 5,000 जो ज्यादा मिल रहे हैं इसको, ये जो 5,000, जब कभी भी बी कंपनी में कोई पोस्ट निकलेगी, डेफिनेटली ए विल दिस आवर मैनेजर विल अप्लाई इन द बी कंपनी। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि यहाँ पे मुझे 25,000 मिलेंगे। तो कॉम्पिटेटिव सैलरी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ सेटिस्फैक्टरी भी होनी चाहिए। Satisfactory means the person should be satisfied in that salary so that he can stay with the business. उसके बाद हम बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ की। पर्सनल ग्रोथ क्या है बेटा?
अब हम बात कर रहे हैं जब पर्सनल ग्रोथ की, तो इस ग्रोथ में क्या है, हमने ये पॉइंट पहले भी किया था अपने सोशल उसमें। हमने उसमें कहा था, जहां पे हमने कहा था कि हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, राइट। तो हमने जब एक बार उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे दी, तो वो हो गया हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। उसके साथ उन्होंने कंबाइन कर दिया था ट्रेनिंग का प्रोग्राम, लेकिन ट्रेनिंग जो ज्यादातर रिलेटेड है वो हमारे पर्सनल ग्रोथ में, बिकॉज नाउ दे बिकम द एम्प्लॉयज। After employment, they will become the employees, and everything that is related with the employees will come under the personal or human objectives. तो जब वो एक बार काम शुरू कर देते हैं, it is the responsibility of the businessman now that from time to time training program should be arranged so that his knowledge can be updated, right? So that is the point. Knowledge update. सो ये हमारा पॉइंट हो जाता है पर्सनल ग्रोथ का। पर्सनल यहाँ पे जो पॉइंट है ये एम्प्लॉयज के लिए लगाया गया है, राइट। तो देयर ग्रोथ इज पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग, एंड द ट्रेनिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट इज पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन का क्या मीनिंग है बेटा? पीयर मीन्स आर कलीग्स। कलीग्स मीन्स जैसे आप क्लास में होते हो, क्लास में आपके कुछ क्लासमेट्स है ना, कुछ नहीं, जितने भी आपके क्लास में हैं वो सारे आपके क्लासमेट्स हैं, राइट। इसी तरह से व्हेन अ पर्सन इज वर्किंग, तो जितने लोग भी उसके साथ काम कर रहे हैं उसको हम पीयर ग्रुप कहते हैं, दैट इज नोन एज द पीयर ग्रुप। तो इस पीयर ग्रुप में रिकॉग्निशन होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट पीयर ग्रुप, when the recognition is there in that peer group, then that gives the satisfaction to the employees. He feels at home, he feels comfortable. फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल सी बात लो, आप अपनी किसी क्लास में नए आए, राइट। आपको कैसा महसूस होता है जब आपको वहां कोई बच्चा नहीं पहचानता? वो उससे यही प्रॉब्लम आती है कि आपको वहां पे मन नहीं लगेगा, और अगर वही सब आपको पहचानने लगते हैं, आपसे बातचीत करने लगते हैं, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। यू फील एट होम देयर, यू फील वेरी कंफर्टेबल, यू लाइक टू कम एट दैट प्लेस, right? So that peer recognition should be ensured by the businessman. Next point is participation in decision making. इसमें क्या मतलब है कि डिसीजन मेकिंग का पार्टिसिपेशन मीन्स टेकिंग द सजेशंस। when any decision is going to be made, for example target is going to be set, right? तो क्या करना है, टारगेट सेट करने से पहले उनसे एक बार पूछ लो कि आपको कितना टाइम लगता है, इज देयर एनी प्रॉब्लम व्हेन यू आर डूइंग द टास्क। तो उनको यही है पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग। suggestion should be entertained at the time they feel that I am important for the organization, and when they feel that they are important for the organization, then loyalty increases, right? और जब लॉयल्टी बढ़ती है तो अपने आप एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स जो टारगेट्स हैं ये अचीव होने लगते हैं बेटा। सो ये हमारे एम्प्लॉयज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हेन द मैनेजर्स, व्हेन द हायर लेवल अथॉरिटीज, दे आर गोइंग टू टेक एनी डिसीजन, जस्ट आस्क फॉर द सजेशंस। डजंट मैटर आइदर इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट। उस सजेशन को इम्प्लीमेंट करो या ना करो वो दूसरी बात है, लेकिन एक बार उनसे पूछ जरूर लो, राइट। सो द नेक्स्ट इज स्पेशल बेनिफिट्स। स्पेशल बेनिफिट्स मींस कि उनको सैलरी से ज्यादा भी कुछ मिलना चाहिए। वो क्या मिलना चाहिए? some types of facilities are there. For example, housing facility, the education facility for their children, right? और उसके साथ मेडिकल फैसिलिटीज एटसेट्रा। ये जो चीजें हैं ये किस लिए मिलनी चाहिए उनको बेटा? ये इसलिए मिलनी चाहिए बिकॉज इट गिव्स देम सिक्योरिटी, राइट। दे फील दैट माय फ्यूचर इज सेफ। फ्यूचर सेफ होता है बिकॉज मैनी टाइप ऑफ फैसिलिटीज आर गिवन। सो इन दैट केस दे आर रिलैक्स्ड, और रिलैक्स्ड होने से उनकी
जो टर्नओवर है, टर्नओवर का यहाँ पे मीनिंग यहाँ क्या है, टर्नओवर का मीनिंग है यहाँ पे एम्प्लॉइज टर्नओवर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। एम्प्लॉइज टर्नओवर का मीनिंग होता है कि वो काम छोड़कर नहीं जाते। अगर हम सिंपल टर्नओवर वर्ड यूज करते हैं तो वो आप अकाउंटेंसी में करते हो, उसका मतलब होता है सेल्स। लेकिन हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉइज टर्नओवर की, इसका मीनिंग होता है that they don't like to leave the organization because they know that here सैलरी भी मिल रही है और इतनी सारी फैसिलिटीज भी मिल रही है। जैसे एक हमारा और पॉइंट आ जाता है अदर फैसिलिटीज में, पेंशन का आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेंशन भी आदमी को बहुत सिक्योर बना देती है। he knows that when I will not be able to earn the salary, then in future when I will be old, then the pension will be given to me. So all these facilities should also be considered. कोई किसी ने अपनी सेल्स बहुत बढ़ाई है, he is putting some extra efforts to increase the sale, तो उसको कमीशन दे दो प्लस करके, right? His efficiency will increase. So these are some special benefits that can be given to the employees. तो ये सारे हमारे एम्प्लॉयज के लिए ऑब्जेक्टिव्स हो गए। हमने अपने इस वीडियो में हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर किया, इसीलिए हम इनको कहते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। जो वर्ड हमने यूज किया था दैट वाज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। मल्टीपल मीन्स इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग ओनली सिंगल ऑब्जेक्टिव, दे विल नॉट बी एबल टू स्टे इन द मार्केट। So that's why they are dealing with the multiple objectives. They are earning profit, they are doing everything for the society, as well as they are also making their employees happy. If all these objectives are achieved, then definitely the organization will be able to stay in the market for the longer period of time. तो आज हमारे इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस। थैंक्स ऑल।